चाय बेचा करता था। पहाड़ी इलाका होने के ठंड बहुत है और ऊपर से ये बारिश का कोई भरोसा नहीं यहाँ साहब। जब तक बारिश थोड़ा थम नहीं जाती तब तक आप मेरी इस छोटी सी दुकान में बैठकर मेरे हाथों की चाय पीजिए। ठीक है भाई, मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए एक एक कप चाय बना दो। चाय बढ़िया होनी चाहिए, मसाले वाली। साहब, आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियोगे तो बार बार मांगोगे फिर। यहाँ कोई भी घूमने आता है तो मेरी चाय पिए बिना नहीं जाता, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है और एक मेरी ही चाय है जो लोगों की ठंड भगाती है। बारिश अब रुक चुकी थी। काशी की छोटी सी दुकान में सभी चाय पी रहे थे और उसकी चाय की बहुत तारीफ भी कर रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और काशी की दुकान बंद करने का समय भी हो जाता है। काशी अपनी दुकान बंद करके घर जा ही रहा होता है कि तभी अचानक उसका पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ के किनारे जाकर गिरता है। उसका आधा शरीर खाई में लटका हुआ होता है। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, नहीं तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। साहब, साहब, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरी जान बचाओ। मेरा हाथ पकड़िए जल्दी, मेरा हाथ फिसलने वाला है। मैं ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकता। वहाँ जाने की सोचना भी मत। अरे कहीं उसे बचाने के चक्कर में आपका पैर फिसल गया तो? ना बाबा ना, आप नहीं जाओगे वहाँ, मैंने बोल दिया बस। यहाँ और भी लोग हैं, वो बचा लेंगे इसे। साहब, आप ही मेरा हाथ ऊपर खींच लीजिए और मेरी जान बचा लो। मेरा हाथ फिसल रहा है। आप इतने लोग खड़े हैं यहाँ, मेरी तरफ कोई बढ़ता क्यों नहीं? तभी वहाँ जोरों से बारिश हो जाती है। सभी सैलानी बारिश से बचने के लिए अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं, काशी को वहाँ अकेला छोड़कर। उसकी जान बचाने के लिए भी कोई आगे नहीं बढ़ता। आखिरकार काशी हिम्मत हार जाता है, उसका हाथ छूट जाता है और वो चिल्लाता हुआ पहाड़ी से सीधा नीचे खाई में जाकर गिरता है। इतनी ऊपर से गिरने से वो मर जाता है और मरते ही भूत बन जाता है। मैंने कितनी गुहार लगाई, मुझे बचा लो, मुझे कोई तो बचा लो, पर किसी ने नहीं बचाया मुझे। आखिर क्यों? मुझ गरीब पर क्या किसी को तरस नहीं आया? कोई बात नहीं, पर अब मैं भूत बन चुका हूँ, सबसे बदला लूंगा यहाँ आने वाले हर इंसान से। एक दिन पहाड़ों पर घूमने आए पति पत्नी नवीन और श्वेता वहाँ घूम रहे थे, मजे कर रहे थे। तभी वहाँ काशी का भूत अपने मुंह पर गमछा लपेटकर उनके पास जाता है। साहब, चाय पिलाओ क्या? मेरे हाथ की बनी चाय आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं अभी आप दोनों के लिए चाय बना देता हूँ, वो भी मसाले वाली। नहीं पीनी तुम्हारी चाय, अब जाओ यहाँ से। हम इतनी दूर घूमने और एंजॉय करने आए हैं, तुम्हारी चाय पीने नहीं। मैडम, आप ही बोलिए ना साहब को, एक बार पी लीजिए मेरी चाय। अगर मेरी चाय पसंद ना आए तो पैसे नहीं देना। नवीन, वो बेचारा इतना बोल रहा है तो पी लीजिए ना चाय। एक कप चाय में क्या जाता है? वैसे भी इतनी ठंड में चाय पीने का मजा कुछ और ही है। लाओ चाय, मुझे भी और मैडम को भी। दोनों चाय पीकर चाय वाले की बहुत तारीफ करते हैं और उसे पैसे देकर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ आगे बढ़ते ही दोनों को पता नहीं एकदम से क्या हो जाता है। दोनों सड़क से हटकर खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। देखने वाले उन दोनों को बहुत आवाज लगाते हैं। ओ भाई, आगे खाई है, उधर मत जाओ। सुनो, क्या बात है? पीछे मुड़कर दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा। सभी भागकर दोनों को पकड़ते। उतने में नवीन और श्वेता खाई में कूद पड़ते हैं। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे ये सब देखकर। आखिर कोई कैसे अपने आप खाई में गिर सकता है? ये सब मेरी चाय का कमाल है। मैं ऐसे ही यहाँ आने वाले हर एक इंसान को अपनी चाय पिलाकर मार दूंगा। ये चाय बिल्कुल मेरे जैसी है, ये चाय ही अब मेरा साथ देगी।
अरे अरे वो देखो उधर, फिर से कोई खाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। जल्दी रोको उसे, नहीं तो वो भी खाई में गिर जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? आज तक कभी कोई इस खाई में नहीं गिरा, पर अब देखो रोज कोई ना कोई इसमें गिर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे मरने वाला अपनी मर्जी से खाई में कूद रहा हो। आसपास के सभी दुकान वाले आपस में बात कर रहे थे। सभी को अब अपने काम की चिंता थी। वहाँ काशी के घर उसकी माँ हेमा उसके घर ना लौटने की वजह से बहुत परेशान थी। वो उसे हर जगह ढूंढती फिर रही थी। ओ भाई, क्या तुमने मेरे बेटे काशी को देखा है? वो वहाँ पहाड़ों पर चाय बेचता है। 2 दिन से घर नहीं आया, बड़ी चिंता हो रही है। हेमा काशी को सभी से पूछती फिर रही थी। पूछते पूछते वो काफी दूर निकल जाती है, वहीं जहाँ काशी लोगों को चाय पिलाया करता था। काशी, ओ काशी बेटा, कहाँ है तू? देख, तेरी माँ तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। हेमा को अभी भी काशी कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे, वो तो मर चुका था। रात बहुत हो चुकी थी। हेमा बहुत थक गई थी। वो रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। भूत, छोड़ मुझे भूत। चुप हो जाओ, शोर मत करो माँ, नहीं तो कोई आ जाएगा। तुमने मुझे माँ क्यों कहा? माँ, मैं हूँ तुम्हारा बेटा ही तुम्हें माँ बोल रहा है। मेरा बेटा भूत नहीं है और तुम भूत हो। मेरा बेटा कहाँ है? कहीं तुमने मेरे बेटे को कुछ किया तो नहीं है? बताता क्यों नहीं? मैं उस पहाड़ी पर लटका था, मुझे किसी ने नहीं बचाया। सभी मेरे गिरने का तमाशा देख रहे थे। मैंने कितनी गुहार लगाई लोगों को कि मुझे बचा लो, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे बचाने की। अगर सब मिलकर मुझे बचा लेते तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। माँ। काशी, मेरे बच्चे, ये तुझे क्या हो गया? तू अपनी माँ को अकेला छोड़ गया। अब तेरी ये बूढ़ी माँ तेरे बगैर कैसे जिएगी? मत रो माँ, मैं मरकर भूत बना हूँ सिर्फ बदला लेने के लिए। मैं यहाँ आने वाले सभी सैलानियों को अपनी चाय पिला कर मार रहा हूँ। यहाँ जो भी आता है मैं उसे चाय पिलाकर खाई में गिरा देता हूँ। पर बेटा, ये सब गलत है। तू तो नहीं रहा अब इस दुनिया में, पर जरा सोच, वो हर एक दुकान वाले, वो छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ घूमने आते हैं, उन सब का क्या होगा? एक तरह से सभी की जिंदगी बर्बाद है। रहने दे, छोड़ ये सब। मेरे लिए तो तू अभी भी मेरा बेटा है। तेरे भूत होने से मुझे कुछ लेना देना नहीं। बस तू मेरे साथ घर चल, मैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दूंगी। अगर तुम मेरी माँ होती तो मेरा साथ देती, ना कि मना करती। माँ, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना जिद्दी हूँ। एक बार जो ठान ली सो ठान ली, उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता। अब तुम घर जाओ और मुझे भूल जाओ। दोनों को बातें करते करते सुबह हो जाती है। माँ, सुबह हो गई है, तुम अब घर जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। भूत इतना बोलकर मुंह पर गमछा लपेटकर सुबह की चाय पिलाने चल देता है लोगों को। हेमा दूर खड़ी सब देख रही थी। मुझे पता है कि मेरा बेटा जिद्दी है। उसकी जिद हमेशा मैंने पूरी की, पर अब नहीं। मैं मासूम लोगों को इसकी जिद का शिकार नहीं होने दूंगी। मुझे अपने बेटे के शव को जलाना होगा और उसके लिए मुझे उस खाई में उतरना पड़ेगा। हेमा हिम्मत बनाकर पहाड़ों में बने संकरे रास्ते से होती हुई कुछ ही घंटों में नीचे खाई में उतर जाती है। आग लगते ही भूत को एहसास हो जाता है और वो अपने चेहरे से गमछा हटाकर खाई में झांक कर देखता है। तुमने क्या किया? ये तुमने सही नहीं किया। माँ, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। माँ, मुझे मत जलाओ। बस फिर क्या था, भूत जलते ही गायब हो गया और हेमा वापस अपने घर पर। वहाँ हर एक इंसान को पता चल चुका था कि काशी भूत था और वही भूत बनकर सभी लोगों को मार रहा था।
वटकपुर नाम के गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। उस चुड़ैल के पास एक मुर्गी थी। उस मुर्गी में चुड़ैल की जान बसती थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो दर्द चुड़ैल को होता था। एक दिन वो मुर्गी चुगते चुगते जंगल के बाहर वाली सड़क पर चली जाती है। तभी सामने से एक साइकिल सवार नशे में धुत चला आ रहा था। उसने अचानक उस मुर्गी पर साइकिल चढ़ा दी। मुर्गी तड़पने लगी। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी मुर्गी को कुछ नहीं हो सकता। मैं वापस आऊंगी, जरूर आऊंगी। जिसने भी मेरी मुर्गी को मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर मुर्गी और चुड़ैल दोनों मर जाते हैं। पर मरते मरते मुर्गी 3 अंडे दे जाती है। सड़क के बीचों बीच अब वो 3 अंडे रखे थे। सुबह के समय जगन अपनी बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसकी नजर उन 3 अंडों पर पड़ती है। ये तो अंडे हैं। बीच रास्ते में किसने रखे होंगे ये अंडे? देखने में कुछ अजीब से हैं ये। कौन पक्षी के होंगे ये अंडे? कुछ समझ नहीं आ रहा। इन अंडों से बच्चे बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा इन अंडों के बारे में। क्यों ना मैं इन्हें उठाकर अपने घर ले जाऊं। इनसे जो भी पक्षी बाहर आएगा मैं उसे ऊंचे दामों में बेच सकता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। जगन उन सभी अंडों को उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रख लेता है। घर पहुँचते ही वो उन अंडों को अपनी पत्नी गौरी को संभाल कर रखने के लिए दे देता है। आधी रात को वो अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। सुबह जब गौरी की नजर उन अंडों पर पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। ये अंडे कल तक तो इतने से थे, पर एक ही रात में उतने बड़े कैसे हो सकते हैं? सुनो जी जल्दी आओ यहाँ, देखो तो जरा। जगन दौड़ता हुआ आता है और वो भी हैरान रह जाता है उन अंडों को देखकर। ये तो बहुत ही बड़े हो गए एक ही रात में। मुझे तो लगता है कि ये अंडे कोई मामूली अंडे नहीं है। ये कोई जादुई अंडे हैं। जरूर इनके अंदर कोई खास पक्षी निकलेगा। हाँ। जैसे ही जगन और उसकी पत्नी उन अंडों को हाथ लगाते हैं वो तीनों अंडे तभी फूट जाते हैं। फूटते ही उनमें से 3 चुड़ैल बाहर आती हैं। इसमें से पक्षी नहीं, इसमें से तो चुड़ैल बाहर निकल कर आई है, वो भी 3-3। भगवान, मैं ये क्या आफत उठा लाया। अब हमारा क्या होगा? बचा ले हमें इन चुड़ैलों से। बहुत दिनों से बंद थी हम इसमें। अभी हम सब बहुत कमजोर हैं। ताकत लाने के लिए हमें इन दोनों को खाना ही होगा और फिर धीरे धीरे हम पूरे गांव को खा जाएंगे। तीनों चुड़ैल गौरी और जगन के शरीर का पूरा मांस नोच नोच कर खा जाती हैं और हड्डियां वहीं फेंक देती हैं। तुम लोग खाने के चक्कर में कहीं बदला मत भूल जाना। जिसने मेरी प्यारी मुर्गी को मारा मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। तभी तीनों चुड़ैल उन अंडों में वापस छुपकर बैठ जाती हैं। तीनों अंडे फिर से छोटे हो जाते हैं और रमन की मुर्गियों के अंडों के बीच पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ रमन की पत्नी ललिता आती है सभी अंडे उठाने। ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ 8 अंडे थे और अब 11 कैसे हो गए? मैं भी क्या सोचने लगी। ये तो अच्छी बात है, अंडे बढ़े ही हैं, घटे तो नहीं। ललिता एक एक करके सभी अंडे उठाकर टोकरे में रख देती है और उस टोकरे को उठाकर रसोई घर में। अगले दिन वो 3 अंडे बहुत बड़े हो जाते हैं। हाय दैया, इतने बड़े अंडे! सुनो जी, जरा रसोई घर में तो आइए जल्दी। ललिता की आवाज सुन उसका पति किशनलाल दौड़ा चला आता है। अरे क्या हुआ? ऐसे आवाज क्यों दी? ठीक तो हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, जरा उधर देखो उधर। कल वो अंडे इतने से थे और आज इतने बड़े। ये अंडे ही हैं या कुछ और? ये तो वाकई बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। मुझे तो लगता है इनसे जो मुर्गी निकलेगी वो भी इतनी ही बड़ी होगी जितने बड़े ये अंडे हैं। अब मुझसे सब्र नहीं होता। मुझे बड़ी मुर्गी देखनी है। मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी मुर्गी। ललिता और किशनलाल उन तीनों अंडों को तोड़ देते हैं। तीनों अंडों के टूटते ही उनसे चुड़ैल बाहर आ जाती है और किशनलाल की गर्दन पकड़ लेती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ, यहाँ चुड़ैल है। हे भगवान, मैं अपने पति को कैसे बचाऊं? ललिता, ये अंडे चुड़ैलों के थे। इन चुड़ैलों के अंडे को तुम कहाँ से उठा कर लाई थी? अरे छोड़ दे वो चुड़ैल, छोड़ दे।
अब तुम दोनों हमारी खुराक बनोगे। मैं सबसे पहले तुम दोनों की आंखें निकाल कर खाऊंगी, फिर भेजा। ललिता और किशनलाल कुछ बोलते उससे पहले ही तीनों चुड़ैल आपस में उन्हें तोड़ मरोड़ कर खा जाती हैं। अगले दिन कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही होती हैं। कई दिन से गौरी दिखाई नहीं दे रही, वो तो हमेशा हम सबसे पहले पहुंच जाती थी कुएं पर। मैं भी यही सोच रही थी, पता नहीं क्या बात है, जगन भाई भी दिखाई नहीं दे रहे कई दिन से। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें उनके घर चलकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। हाँ तुमने सही कहा बहन, चलो अभी चलते हैं। मीनाक्षी और रेखा अपना मटका छोड़ गौरी के घर पहुँचते हैं। घर में घुसते ही वो दोनों हैरान रह जाती हैं और बहुत डर भी जाती हैं, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ इंसान की हड्डियाँ पड़ी देखी। ये सब क्या है और ये हड्डियाँ कैसे आई? गौरी कहाँ हो तुम? ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? जल्दी आओ। मैंने पूरा घर अच्छे से देख लिया पर गौरी और जगन भाई कहीं नहीं दिखे। इसका तो ये मतलब है कि उन दोनों को किसी ने मार डाला है। शायद ये हड्डियाँ उन्हीं की हैं। ओह, इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है इन्हें? जिसने भी मारा है इन्हें ये उसने अच्छा नहीं किया, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। हमें अभी सबको बताना होगा, चलो जल्दी। मीनाक्षी और रेखा पूरे गांव को इकट्ठा कर लेती हैं और उन सबको वो बताती हैं जो उन्होंने गौरी के घर में देखा। सबने देखा फिर उन हड्डियों को वहाँ पड़े हुए। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी चंदू हाफता हुआ आता है वहाँ। वो वहाँ किशनलाल के घर। क्या हुआ? आगे भी कुछ बोलोगे? हाँ, क्या हुआ किशनलाल को? ठीक तो है ना वो? मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। वहाँ मैंने इंसानों की हड्डियाँ पड़ी देखी। मैंने किशनलाल और उसकी पत्नी को बहुत आवाजें लगाई और वो मुझे कहीं नहीं दिखे। ऐसा कौन है जो हमारी पीठ पीछे ये सब कर रहा है? वो हमारे गांव के लोगों को बेरहमी से मार रहा है। हड्डियाँ देखकर तो ये लगता है जैसे किसी ने उन्हें नोच नोच कर खाया हो। जरूर हमारे गांव में कोई राक्षस घुस आया है। सरपंच जी, इस गांव की मदद कीजिए, बचा लीजिए सबको। सरपंच सभी को अपने अपने घर में रहने की सलाह देता है। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। गांव का कोई भी आदमी काम करने खेतों पर भी नहीं जा रहा था। गांव के सभी लोग कई दिन तक घर से बाहर ही नहीं निकले। अब तो घर में खाना पानी सब खत्म भी हो चुका था। कितने दिन हो गए, सरपंच ने अभी तक कुछ नहीं किया। हम ऐसे कब तक घर में छुप कर बैठे रहेंगे? ऐसे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। घर में अनाज खत्म होने को आया और आज तो पीने के लिए पानी भी नहीं है। मैं अपने बच्चों को प्यास से मरता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ कुएं से पानी लेने। चांदनी रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अकेले बाहर नहीं जाने दूंगा। मुन्नी, तुम अपने भाई का ध्यान रखना। हम अभी वापस आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने हाथ में मटका उठाकर चल देते हैं कुएं पर। कुएं से पानी भरते हुए चांदनी की नजर एक पेड़ के पास रखे उन तीनों अंडों पर जाती है। मुन्नी के बापू, वो देखो वहाँ पेड़ के पास, उधर 3 अंडे रखे हैं। शायद किसी मुर्गी ने दिए हैं। ये यहाँ ऐसे पड़े रहे तो खराब हो जाएंगे या अपने आप टूट जाएंगे। आप ऐसा करिए, उन्हें उठा लाइए। आज हम अपने बच्चों को ये अंडे बनाकर ही खिलाएंगे। बेचारों ने कई दिन से कुछ अच्छा नहीं खाया। पत्नी की बात मानते हुए माधव उन 3 अंडों को उठा लाता है। तभी उन सभी अंडों में हलचल सी होने लगती है। तभी माधव उन सभी अंडों को नीचे रख देता है। नीचे रखते ही वो अंडे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ये क्या? ये अंडे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या भला है आखिर ये? तभी उन अंडों से चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही चांदनी की चीख निकल जाती है। चीख सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में लाठियां लिए बाहर निकल आते हैं। वो सब भी हैरान रह जाते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हमें किसी को भी छिपकर मारने की जरूरत नहीं। ये तो खुद ही अपने घरों से बाहर आ गए। अब सब समझ आ गया। उन सभी को तुम तीनों ने मार कर खाया है। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उन सभी ने? क्योंकि इनमें से किसी एक ने मेरी प्यारी मुर्गी को मार डाला था। उस मुर्गी के मरने से मैं भी मर गई थी, पर मरते हुए मैं इन 3 अंडों में समा गई। अब हम एक नहीं 3 हो गई। तभी तीनों चुड़ैल अपने हाथ में एक एक आदमी को पकड़ लेती हैं। तभी पीछे से मंदिर का पंडित आकर उन सभी चुड़ैलों पर मंत्र के साथ गंगा जल का छिड़काव कर देता है। गंगा जल की छींट पड़ते ही तीनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। मैंने गंगा जल छिड़क कर बस उसे मुक्ति दिलाई है। पंडित की समझदारी की वजह से पूरे गांव की जान बच जाती है।